नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए वेबिनार किया गया। प्रधानमंत्री मोदी केंद्रीय बजट पर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक वेबिनार को संबोधित कर चुके हैं। यह आम बजट 2022 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधानों पर आधारित रहा। पीएम मोदी ने सुबह 10 बजे वेबिनार का उद्घाटन किया। वेबिनार में स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रख्यात वक्ताओं और विशेषज्ञों के साथ पैनल पर चर्चा की गई, जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के विभिन्न हितधारकों को शामिल किए जाने पर बातचीत की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से संबोधित किए गए इस वेबिनार में 3 सत्र रखे गए थे, जिसमें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ई संजीवनी और टेलीमेंटल स्वास्थ्य कार्यक्रम शामिल रहा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस वेबिनार का उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं में विभिन्न हितधारकों को शामिल करना है। केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रावधानों पर हुए इस वेबिनार में विभिन्न हितधारकों के साथ साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग, स्टार्टअप्स, उद्योग मंचों, शिक्षाविदों की तरफ से जो तमाम वक्ता और विशेषज्ञों के साथ पैनल पर चर्चा की गई। बता दें कि समापन सत्र की अध्यक्षता में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की तरफ से संयुक्त रूप से किया गया। और दिल्ली में अचानक से मौसम बदल गया है। जी हां, शुक्रवार देर रात बारिश के बाद शनिवार को दिल्ली एनसीआर का मौसम सुहाना हो गया है। यह अलग बात है कि हवाओं के चलते ठंड का एहसास बाकी दिनों की तुलना में आज ज्यादा है, लेकिन धूप खिलने से इसका असर काफी हद तक कम हो जाएगा। वहीं शनिवार देर रात बीच बीच में बारिश होने के आसार रहे। इसके साथ ही येलो अलर्ट भी जारी किया गया। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार की तरह ही शनिवार को भी दिन भर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। शनिवार सुबह से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली झोंकेदार हवा दिन भर चलेगी। इस दौरान बीच में हल्की बारिश भी होगी। शनिवार को न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की आसार है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते मौसम विभाग की ओर से शनिवार के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। रविवार को भी कमोबेश ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि शनिवार सुबह से ही देर रात तक बारिश हो सकती है। इससे पहले शुक्रवार सुबह धूप खिली रही, लेकिन बीच बीच में बादल भी छाते रहे। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के असर से शुक्रवार शाम दिल्ली में मौसम ने करवट ले ली। कई इलाकों में तेज हवा के साथ बादल भी गरजे और कई इलाकों में तेज हवा के साथ बादल गरजे और हल्की बारिश हुई। दक्षिणी और पश्चिमी दिल्ली में कई इलाकों में देर रात तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। कई जगह पर बिजली भी चमकती नजर आई। हालांकि इससे ठंडक में कोई खास इजाफा नहीं हुआ। शुक्रवार का दिन मौसम जो है वो साफ रहा और धूप खिली रही। अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा यानी कि 27.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य स्तर पर 12.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान इस सीजन का सर्वाधिक रहा। हवा में नमी का स्तर 44 से 95% दर्ज हुआ। बारिश शाम 5:30 बजे से रात 8:30 बजे तक सफदरजंग में 1.6 मिलीमीटर और पालम में 3.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सर्वाधिक ज्यादातर तापमान जो रहा वो 28.7 डिग्री सेल्सियस नजफगढ़ में और सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस पीतमपुरा में रिकॉर्ड किया गया। मौसम एक बार फिर से बदल गया है। मौसम का मिजाज बदलने के साथ ही मौसम सुहाना हुआ नजर आया, क्योंकि शुक्रवार रात को जिस तरीके से बारिश हुई और उसके बाद आज शनिवार सुबह जिस तरीके का आज के दिन में मौसम देखने को मिला, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी कुछ और वक्त बारिश रहने के आसार जरूर हैं। आज भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में कल कई जगहों पर ओले भी पड़े हैं। कई जगह पर काफी संख्या में ओले पड़े हैं। ये कहा जा सकता है कि मौसम में कुछ तापमान में बदलाव जरूर देखने को मिला है। थोड़ी ठंडक बढ़ गई है, साथ ही मौसम सुहाना हो गया है। ये वो वाला मौसम है जिसमें ठंड बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं कर रही, बल्कि आपको अच्छी लगने वाली ये ठंड है।
वहीं अब बात करेंगे देश में कोरोना के मामलों में। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,565 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 23,540 मरीज ठीक हुए हैं और 254 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक्टिव केस यानी कि इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 13,229 की कमी देखने को मिली है इस पूरी संख्या में। इससे एक दिन पहले गुरुवार को 13,166 नए केस मिले थे और 302 लोगों की मौत हो गई थी। फिलहाल देश में कुल एक्टिव जो मरीज हैं वो 1,13,000 हैं। वहीं रोमानिया की सरकार ने शुक्रवार को, तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे थे और उसके बाद अब संक्रमण की दर कम हुई है, उसको देखते हुए सरकार ने शुक्रवार को यूक्रेन से आने वाले नागरिकों के लिए क्वारंटीन नियम खत्म कर दिया है। रूस और की ओर से यूक्रेन पर हमले के बाद बॉर्डर पार कर रहे लोग रोमानिया पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए यहां की सरकार ने शुक्रवार को क्वारंटीन नियम खत्म करने का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों में अनवैक्सीनेटेड या बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के ट्रैवलर्स के लिए 5 दिन का क्वारंटीन नियम लागू है। इसे रोमानिया ने फिलहाल के लिए खत्म कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है इस सिचुएशन के बीच में, तो सरकार की तरफ से ये छूट लोगों को दी गई है ताकि उन्हें क्वारंटीन ना होना पड़े। और जिस तरीके से वो पहले ही रूस और यूक्रेन के बीच में हो रहे युद्ध के बीच में समस्या से जूझ रहे हैं और अब घर वापसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में अगर एक बार फिर वहां पर उन्हें इस तरीके से परेशानी झेलनी पड़ी तो काफ़ी परेशानी लोगों को होगी। इसी वजह से ये राहत रोमानिया की तरफ से दी गई है, जो लोग रोमानिया के रास्ते से रेस्क्यू किए जा रहे हैं उनको लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। एक ट्वीट में पीएम ने सावरकर को त्याग और तप की प्रतिमूर्ति बताया। पीएम मोदी ने लिखा कि मातृभूमि की सेवा में समर्पित उनका जीवन देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। भारतीय राजनीति की विवादित हस्तियों में शुमार सावरकर पर राजनीतिक दलों से लेकर लोगों की राय भी बटी हुई है। रत्नागिरी में पैदा हुए सावरकर की पहचान हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा के जनक के रूप में होती है। हिंदू महासभा में शामिल होकर सावरकर ने हिंदुत्व को लोकप्रिय बनाया। भारत के एक हिंदू राष्ट्र के रूप में परिकल्पना का भी सावरकर ने समर्थन किया। सावरकर ने 26 फरवरी 1966 को बॉम्बे में, जो कि अब मुंबई है, वहां पर अंतिम सांस ली थी। आज आपको बता दें कि उनकी पुण्यतिथि के मौके पर तमाम नेताओं की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। पीएम मोदी ने भी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है ट्वीट करके। इसके अलावा अमित शाह की तरफ से भी ट्वीट किया गया और साथ ही साथ सीएम योगी की तरफ से भी ट्वीट किया गया और वीर सावरकर को याद किया गया उनकी पुण्यतिथि पर। आपको बता दें योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया और उनकी तरफ से भी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। तो वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया जा रहा है, बीजेपी नेताओं की तरफ से ट्वीट किया जा रहा है। तो वहीं पीएम मोदी की तरफ से वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। उनके अलावा अमित शाह ने ट्वीट किया, साथ ही साथ यूपी के सीएम योगी ने भी पुण्यतिथि पर ट्वीट करके सावरकर को श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें कि एक बड़े ही विवादित हस्ती रहे हैं वीर सावरकर, जहां पर वीर सावरकर को लेकर कई लोगों की धारणाएं अलग हैं, कई लोगों की अलग है। एक विचारधारा को लेकर जिस तरीके से उनका पूरा जीवन रहा, उसको लेकर लोगों के बीच में उनको लेकर अलग अलग तरह की धारणाएं हमेशा से रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महिला की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें उसने अपने साथ दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत खारिज करने की मांग की थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि ये सहमति से संबंध बनाने का मामला लगता है, जिसमें वो उसके साथ होटल में गई और केंद्रीय सुरक्षा बल की सीमा पर तैनात अपने पति के भेजे हुए वेतन को
खर्च किया। जस्टिस डीवीआई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने आरोपी को जमानत प्रदान करने की राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि आपने अपने बच्चों को घर पर छोड़ा और उसके साथ होटल में गई। आपने आरोपी के साथ रहने के लिए नजदीकी कस्बे में अलग अलग कमरे किराए पर लिए। इस तरीके से आप भारत तिब्बत सीमा पुलिस में कार्यरत अपने पति के पैसे को खर्च कर रही थी। सीमा पर तैनात उस बेचारे को पता भी नहीं था कि उसके घर पर क्या हो रहा है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि आरोप पत्र को देखने से ऐसा लगता है कि ये सहमति से बने संबंध का मामला था। ऐसे में शीर्ष अदालत उच्च न्यायालय के आदेश में कोई दखल नहीं देगी। महिला की ओर से पेश वकील की ओर से दलील दी गई कि आरोपी ने पीड़िता को परेशान किया। आरोपी ने महिला के साथ कई बार दुष्कर्म किया। यही नहीं, आरोपी ने पैसे के लिए महिला को ब्लैकमेल भी किया। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और अधिवक्ताओं से सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस के मुताबिक शुक्रवार को वरिष्ठ अधिवक्ता का पदनाम प्रदान करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए। प्रधान न्यायाधीश को संबोधित करते हुए आवेदन निर्धारित प्रारूप में 21 मार्च 2022 को शाम 4:30 बजे तक दाखिल करने हैं। नोटिस के मुताबिक जिनके आवेदनों को पूर्व में खारिज किया जा चुका है वो नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ये नोटिस जारी करने से पहले आवेदन करने वालों को नए सिरे से आवेदन करना होगा। तो आपको बता दें कि ये दो अलग मसलों पर हमने आपको जानकारी दी। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में एक अनोखा केस देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये अनोखे केस में एक महिला की तरफ से रेप का जो आरोपी है उसकी याचिका, जमानत याचिका को खारिज करने की मांग की गई थी, लेकिन इस पूरे मसले को लेकर कोर्ट ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि ये आपसी सहमति से बने हुए संबंध का मामला लग रहा है और ऐसे में याचिका को खारिज करने का कोर्ट का कोई मंशा कोर्ट की नहीं है, क्योंकि इस राजस्थान हाईकोर्ट में इसको लेकर पहले ही सुनवाई हो चुकी है और वहां से इस पूरे मसले को लेकर जमानत पर जब हामी भर दी गई है तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले पर किसी तरीके से जो है इसके बीच में नहीं आएगा। कोई मंशा कोर्ट की यहाँ पर नहीं है इस याचिका से इनकार के साथ ही आपको बता दें वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए जो है नोटिस जारी कर दिया गया है। जो पहले इसके लिए फॉर्म भर चुके हैं वो एक बार फिर से, जिनकी खारिज हो चुका है जिनका फॉर्म, लेकिन वो दोबारा से एक बार फिर से फॉर्म भर के इसमें अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकते हैं। वहीं अब बात करेंगे दुनिया की आज की सबसे बड़ी खबर की। जी हां, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि 25 नागरिकों की मौत हुई है, जिनमें से ज्यादातर की मौत गोलीबारी और हवाई हमले में हुई। उन्होंने कहा कि ऐसा माना जा रहा है कि 1 लाख लोगों ने अपने घर छोड़ दिए हैं और आशंका यह है कि युद्ध बढ़ने पर यह संख्या 40 लाख तक पहुंच सकती है। यूक्रेन की राजधानी कीव को खतरे में घिरने के संकेतों के बीच सेना ने शुक्रवार को कहा कि रूसी जासूसों और विध्वंसक गतिविधियों में लिप्त लोगों के एक समूह को शहर के केंद्र से लगभग 5 किलोमीटर उत्तर में देखा गया। इससे पहले सेना ने कहा था कि रूसी सुरक्षा बलों ने 2 यूक्रेनी सैन्य वाहनों पर कब्जा कर लिया है और स्थानीय होने का दिखावा कर घुसपैठ के लिए शहर की ओर बढ़ रहे हैं। तो लगातार जिस तरीके से वहां पर स्थिति सामने आ रही है, आप देख सकते हैं लोग वहां से निकलने की कोशिशों में लगे हैं और स्थिति है भी ऐसी, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर हमला हो रहा है, इमारतों को तबाह किया जा रहा है, लोग अपने घरों से निकलने में डर रहे हैं, वहां पर रहने में डर रहे हैं। तो ऐसे में स्थिति ऐसी हो गई है कि लोगों को वहां से भागना पड़ रहा है और ऐसे में करीब 1 लाख लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। सोचिए उन लोगों की क्या मनोस्थिति रही होगी जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ रहा है और ऐसी वजह से जहां पर युद्ध हो रहा है और वो उसमें किसी तरीके से जो है वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं अपने ही देश में, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और वहां से निकलने की कोशिशों में लगे। करीब 1 लाख लोग अब तक अपना घर छोड़ चुके हैं और ये संख्या अगर युद्ध की स्थिति बढ़ती है तो 40 लाख तक भी पहुंच सकती है। वहीं रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर शुक्रवार को हमला कर दिया। सरकारी इमारतों के निकट गोलीबारी और विस्फोटों की आवाज गूंजती हुई नजर आई। रूस की इस कार्रवाई से यूरोप में व्यापक युद्ध की आशंका पैदा हो गई है। वहीं इसे रोकने के लिए दुनिया भर में प्रयास भी शुरू हो गए हैं। युद्ध से सैकड़ों लोगों के हताहत होने की सूचनाओं के बीच
कीव में इमारतों, पुलों और स्कूलों के सामने भी गोलीबारी और विस्फोट की घटनाएं सामने आई हैं। इस बात से संकेत ये भी बढ़ रहे हैं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन की मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया के नक्शे में बदलाव करने और रूस के शीत युद्धकालीन प्रभाव को बहाल करने की ये पुतिन की अब तक की सबसे बड़ी कोशिश है। हालांकि इस युद्ध में अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि यूक्रेन का कितना हिस्सा अब भी उसके कब्जे में है और कितने हिस्से पर रूस का नियंत्रण हो गया है। इस बीच में क्रेमलिन ने, जो कि प्रवक्ता हैं रूस की तरफ से, उनकी तरफ से बातचीत करने की कीव की पेशकश को स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये युद्ध से जूझ रहे यूक्रेन के तरफ से राष्ट्रपति जो व्लादिमीर हैं उनकी तरफ से जेलेंस्की के प्रति नरमी दिखाते हुए किया जा रहा है, ना कि मामले के कूटनीतिक हल निकालने को लेकर। जिस तरीके से गोलीबारी और विस्फोटों से राजधानी कीव गूंज रही है, वहां के लोग दहशत में हैं और दहशत में हो भी क्यों ना, क्योंकि लगातार जिस तरीके से विस्फोट हो रहे हैं, गोलीबारी हो रही है, इमारतों को, पुलों को, स्कूलों के सामने वहां पर जो है विस्फोट हो रहे हैं, ऐसे में लोगों का डरना भी लाजमी है। और आप देख सकते हैं शहर में किस तरीके से टैंक जो है अंदर की तरफ एंट्री कर रहे हैं, लोगों को डर लग रहा है, अपने ही घर में असुरक्षित वो महसूस कर रहे हैं। और ऐसे में जो है बातचीत को लेकर एक बार प्रस्ताव को स्वीकार लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी सिचुएशन ये है कि इसको ये माना जा रहा है कि दोनों ही देशों के बीच में बातचीत का जो लेकर बात की गई है उसमें कोई कूटनीतिक हल निकालने की कोशिश नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक संवेदना के तहत बातचीत के लिए हामी भर दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति जो हैं व्लादिमीर पुतिन रूस के, उनकी तरफ से हालांकि हामी भरी गई है, लेकिन कूटनीतिक हल को लेकर कोई भी बात अभी भी रूस की तरफ से नहीं कही गई है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच पश्चिमी देशों के नेताओं ने आपातकालीन बैठक बुलाई है और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ऐसे हमलों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद की गुहार लगाई, क्योंकि उन्हें आशंका है कि रूस लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई उनकी सरकार को बेदखल कर सकता है। यूक्रेन में बड़े पैमाने पर लोग हताहत हो सकते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है। रूस के आक्रमण के दूसरे दिन यूक्रेन की राजधानी पर केंद्रित रहा पत्रकारों ने विस्फोट की आवाजें सुनी और कई क्षेत्रों में गोलियां चलने की सूचना भी है। यूक्रेन के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान की घोषणा करते हुए पुतिन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा और प्रतिबंधों को नजरअंदाज किया और अन्य देशों को चेतावनी दी है कि रूसी कार्रवाई में किसी प्रकार का हस्तक्षेप का प्रयास वो न करें, ऐसे परिणाम होंगे जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। रूसी सेना ने कहा कि उसने कीव के बाहर एक रणनीतिक हवाई अड्डे और पश्चिम में एक शहर पर नियंत्रण कर लिया है। यूक्रेनी अधिकारियों ने यूक्रेन की ओर से कम 137 लोगों के मौत की सूचना दी है, सैकड़ों रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया। वहीं रूसी अधिकारियों ने हताहतों की कोई आंकड़ा अभी तक जारी नहीं किया। फिलहाल मृतकों की संख्या को सत्यापित करना संभव नहीं हो पा रहा। जिस तरीके की स्थिति है, ऐसे में समझना बहुत मुश्किल है वहां पर कि कितना जान माल का नुकसान हुआ है। हालांकि जहां एक तरफ से यूक्रेन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 137 जो है उनके सैनिक मारे गए हैं, तो वहीं रूस के सैनिकों को काफी संख्या में उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इस बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही देशों की जो सेनाएं हैं अपनी अपनी तरफ से तमाम दावे कर रही हैं, लेकिन इस बीच में जो ये स्थिति है ये समझ में आ नहीं पा रही है कि आखिर यूक्रेन के पास अपना कितना हिस्सा बचा है और रूस कितने पर हिस्सा जो है कब्जा जो है जमा चुका है। और ऐसे में स्थिति साफ अभी तक नहीं हो पाई है कि कितने हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है। यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शुक्रवार को चर्चा के दौरान रूस ने उस प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया जिसमें यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता की कड़े शब्दों में निंदा की गई थी और रूसी सैनिकों की तत्काल वापसी की मांग की गई थी। हालांकि रूस से इस कदम की अपेक्षा पहले से ही की जा रही थी। यूएनएचसी ने के 15 सदस्यों में से 11 ने रूस के खिलाफ पेश प्रस्ताव, जिसे संयुक्त राज्य और अल्बानिया की तरफ से सहलिखित किया गया था, के पक्ष में मतदान किया, जबकि चीन, भारत और यूएई ने वोटिंग से परहेज किया है। भारत ने यूक्रेन पर हमले की निंदा जरूर की, लेकिन बातचीत के जरिए समाधान निकालने की तरफ जोर दिया है। परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में मॉस्को की वीटो शक्ति के कारण
रूस के खिलाफ ये प्रस्ताव विफल रहा। बावजूद इसके सुरक्षा परिषद में जिस तरीके से कोशिशें की गई थी वो कोशिशें जारी रही। आपको बता दें कि इससे पता चलता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हित और उसके मूल विश्वास के बीच में संतुलन बना रहा है। जिस तरीके से भारत ने वोट से परहेज किया है। हालांकि रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव पर वीटो कर दिया। इस प्रस्ताव में पक्ष में 11 और विपक्ष में 1 मत पड़ा। चीन और भारत और संयुक्त अरब अमीरात मतदान से दूर रहे। आपको बता दें कि भारत के साथ चीन ने भी बेशक मतदान से दूरी बनाई, लेकिन दोनों के फैसले के पीछे का कारण एक जैसा नहीं है। दोनों देशों ने ही संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए यूक्रेन का समर्थन किया, लेकिन चीन ने रूसी कार्रवाई का बचाव किया, जबकि भारत ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। चीन के राजदूत झांग चुन ने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि हम मानते हैं कि एक देश की सुरक्षा दूसरों की सुरक्षा की कीमत पर नहीं हो सकती और क्षेत्रीय सुरक्षा को सैन्य गुटों को बढ़ाने या विस्तार करने पर निर्भर नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से कहा, सभी देशों की वैध सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का सम्मान किया जाना चाहिए। नाटो के पूर्व की ओर लगातार विस्तार के खिलाफ रूस की वैध सुरक्षा आकांक्षाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए और उन्हें ठीक से संबोधित किया जाना चाहिए। अब ऐसी उम्मीद है कि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष इस प्रस्ताव को आगे बढ़ा सकते हैं ताकि रूस के आक्रमण की वैश्विक स्तर पर निंदा हो सके। बता दें कि रूस ने महीना तो सीमा पर सैनिकों को तैनात कर यूक्रेन को धमकाने के बाद गुरुवार से उस पर हमला करना शुरू किया था। आज हमले का तीसरा दिन है और आज इन दोनों देशों के बीच में युद्ध का तीसरा दिन है और ऐसे में भारी मात्रा में हथियार सीज करने की बात रूस की तरफ से कही गई है। अब पूर्व विदेश सचिव की बात करें, जिन्होंने इस पूरे मसले को लेकर कहा कि रूस के साथ अपने लंबे सामरिक संबंध और चीन के साथ इसकी लगातार बढ़ती निकटता को देखते हुए भारत ने मतदान से दूर रहकर अपने राष्ट्रीय हित को चुना है। भारत ने यूक्रेन के हालातों पर चिंता जरूर जताई है। साथ ही अपने स्पष्टीकरण में सभी सदस्य देशों से संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान में निहित सिद्धांतों का सम्मान करने का आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी भी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से हिंसा बंद करने को लेकर बातचीत कर चुके हैं। उन्होंने रूस में कूटनीति और बातचीत के माध्यम से स्थिति को हल करने की अपील की है। आपको बता दें कि इस फोन कॉल से कुछ घंटे पहले ही भारत में यूक्रेन के राजदूत ने मदद मांगी थी और प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा था कि वो दुनिया के एक प्रभावशाली नेता हैं, उन्हें यूक्रेन के मसले पर पुतिन से बात करनी चाहिए। इसके बाद कुछ ही घंटों बाद पीएम ने पुतिन से फोन पर बात की। चीन के मतदान से दूर रहने के मसले पर न्यूयॉर्क में एक भारतीय राजनयिक ने कहा कि चीन ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए जो कुछ भी कहा उससे पता चलता है कि वो रूस का समर्थन कर रहा है, जबकि हमारी व्याख्या ये बताती है कि ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन था। साथ ही हमने कूटनीति और बातचीत के लिए जगह बनाई है। लगातार जिस तरीके से भारत की तरफ से शांति से इस पूरे मसले को सुलझाने की बात कही जा रही है, वो अपने आप में एक अलग ही तरीके से भारत के दृष्टिकोण को साफ कर रहा है कि भारत इस मसले को सुलझाना चाहता है, लेकिन समाधान शांति से चाहता है और वो अपने कूटनीति और बातचीत के लिए जगह बनाने के लिए जिस तरीके से बात कर रहा है वो उसका अपना उद्देश्य अलग है। रूस के आक्रामक बर्ताव की निंदा करने वाले और यूक्रेन से तत्काल और बिना शर्त बलों को वापस बुलाने की मांग करने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया। इससे पता चला कि भारत अपने राष्ट्रीय हित और मूल विश्वास है उसके बीच में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि रूस ने जो है संयुक्त राष्ट्र परिषद के इस पूरे जो प्रस्ताव है उस पर वीटो लगा दिया और इससे ये कहा जा सकता है कि इस प्रस्ताव के पक्ष में 11 और विपक्ष में 1 मत पड़ा। चीन, भारत और यूएई इस पूरे मतदान से दूर रहे। तो चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।